अब तक देखें जी इनकम टैक्स के फॉर्मेट के हवाले से, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम्स के हवाले से जो हमने फॉर्मेट स्टार्ट किया हुआ है, उस फॉर्मेट में हम इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 में क्या कुछ डिस्कस कर चुके हैं, मैं ज़रा आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ जल्दी से। हमने सबसे पहले बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ा था कि बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है। उसके बाद 5 कैश अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें बोनस, कमीशन, ओवरसीज़ अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस ये फुली टैक्सेबल होते हैं। उसके बाद हम आगे जी परक्विजिट्स, बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ पर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, उनकी टैक्सेबिलिटी को हमने डिस्कस किया वन बाय वन। हमने अपने सेकंड लेक्चर में अकोमोडेशन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद कन्वेंस को, देन मेडिकल को, फिर लोन टू एम्प्लॉई, स्पेशल अलाउंस, स्पेशल एडिशनल अलाउंस को डिस्कस किया। देन हमने पेंशन की टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस की। पेंशन की टैक्स ट्रीटमेंट के बाद हमने एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट अलाउंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोविडेंट फंड को डिस्कस किया और ग्रेचुटी फंड को डिस्कस किया, उनकी टैक्स ट्रीटमेंट्स डिस्कस की। उसके बाद हमने स्टार्ट की भी वो आइटम्स जो फुली टैक्सेबल हैं या पार्शल टैक्सेबल हैं, वो आइटम जो यहाँ तो फुली टैक्सेबल है, यहाँ पार्शल टैक्सेबल है। कल हमने उनको भी कल के लेक्चर में कंप्लीट किया। आज हम इनकम फ्रॉम सैलरी का आखिरी हिस्सा, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड फुली एग्जाम्प्टेड आइटम्स को डिस्कस करना है, उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं जी। वो आइटम्स जो, वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड तो करता है अपने एम्प्लॉय को, वो बेनिफिट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, उनकी वैल्यू भी होती है, लेकिन वो टैक्स पर्पस के हवाले से फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं होता, उन्हें टैक्सेबल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। तो वो कौन सी ऐसी इनकम है जो इनकम फ्रॉम सैलरी का तो हिस्सा हैं, इनकम तो हैं, लेकिन वो टैक्स पर्पस के लिए फुली एग्जाम्प्ट हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं है। सबसे पहले जी रिफ्रेशर कोर्सेज और मैनेजमेंट कोर्सेज पेड बाय एम्प्लॉयर। रिफ्रेशर कोर्स और मैनेजमेंट कोर्सेज फीस पेड बाय एम्प्लॉयर। होता क्या है, ये रिफ्रेशर कोर्सेज कहते हैं ऐसे कोर्सेज, ऐसी डिग्रीज, ऐसे डिप्लोमाज, ऐसे ट्रेनिंग सेशंस जो आपकी जॉब के हवाले से आपकी एफिशिएंसी को, आपकी काबिलियत को, आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आप कहीं पर कंप्यूटर टाइपिंग की, कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रेशर। आप कोई डिज़ाइनर है किसी कंपनी के, तो डिज़ाइनिंग का कोई नया सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको सीखते हैं, तो उसको रिफ्रेशर कोर्स कहा जाता है। अपने फील्ड से रिलेटेड कोई डिप्लोमा, कोई ट्रेनिंग सेशन, कोई कोर्स करना किसी इंस्टीट्यूशन से, जाहिर सी बात है वो फीस देंगे तो वो आप कोर्स कर सकेंगे, वो डिप्लोमा ले सकेंगे। रिफ्रेशर कोर्स की वजह से आप अपनी जॉब को ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आप डिज़ाइनर हैं किसी कंपनी में, तो कोई डिज़ाइनिंग का नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई नई टेक्निक आती है, आप उसको सीखते हैं, उसके लिए किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेते हैं, उसकी फ़ीस पे करती है कंपनी। अगर कंपनी आपकी फ़ीस पे कर दे तो ये है तो बेनिफिट। कोर्स तो आपने करना है, डिप्लोमा तो आपके नाम होना है, लेकिन कंपनी आपको ये फ़ीस अदा करती है, क्योंकि कंपनी को फ़ायदा इसका अल्टीमेटली होना है। तो ऐसे कोर्सेज़ की फ़ीस जो कंपनी अदा करती है टैक्स पर्पज़ के हवाले से ये फुली एग्जाम्प्ट होते हैं। उसके बाद है जी गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और एनी बेनिफिट provided by owner, provided by employer from his own resources, वापडा वाले अपने मुलाजमीन को फ्री बिजली दे देते हैं, सुई गैस कंपनी अपने मुलाजमीन को फ्री गैस के MBTU यूनिट्स दे देती है, इस तरह टेलीफोन कंपनी अपने मुलाजमीन को फ्री टेलीफोन की सहूलत दे देती है, या कोई और कंपनी अपने मुलाजमीन को अपने वसाइल से, जैसे मैंने बताया था कि अगर, जैसे मैंने एंड पे लिखा ना यहाँ पर
एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज। एक टेक्सटाइल कंपनी अपने मुलाजमीन को फ्री सूट्स दे देती है, ईद गिफ्ट दे देती है, उनकी वैल्यू होती है, लेकिन वो फुली एग्जाम्प्ट है। मैं एक कंपनी में गया जी, क्रिसेंट बाहूमान डेनिम की कंपनी, मैंने आपको बताया था कि वो अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं और अपने मुलाजमीन को वहाँ रिहाइश के लिए मकान भी दिए हुए हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी बनाए हुए हैं, उनको फ्री बिजली वो प्रोवाइड करते हैं, बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट चार्ज करते हैं उनसे, अपने वसाइल से बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। तो जैसा बिजनेस हो वैसे, अब वो मुलाजमीन को हर महीने 2 पैंट्स देते हैं, वो हर महीने 2 से ज़्यादा पैंट्स नहीं खरीद सकते, फ्री प्रोवाइड करते हैं अपने हर मुलाजमीन को सैलरी के साथ। डेनिम कंपनी है, जीन्स की पैंट बनाने वाली कंपनी है, वो अपने मुलाजमीन को हर महीने 2 पैंट्स देती है, 2 से ज़्यादा नहीं खरीद सकते, वो 2 फ्री मिलेंगी, 2 से ज़्यादा वो नहीं हासिल कर सकते। कि ये ना हो गया हर एम्प्लॉय अपना अपना बिजनेस शुरू कर दे किसी से ट्रेडिंग का, तो उनका पॉलिसी है कि कंपनी के हर मुलाजिम को हर महीने 2 पैंट मिलेंगी, अपने वसाइल से दे रहे हैं, बाहर से ख़रीद के नहीं दे रहे। तो ऐसे बेनिफिट जो कंपनी अपने वसाइल से मुहैया करे, ये फुली एग्जाम्प्ट होते हैं टैक्स पर्पज़ के लिए। इसी तरह गैस, बिजली, पानी की सहूलत वो जो कंपनी अपने वसाइल से मुहैया करती है वो फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है इंटरनेट यूजेज बिल रीइंबर्स। इंटरनेट एम्प्लॉय ने यूज़ किया, इंटरनेट यूजेज बिल रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स्ड का मतलब क्या है भला? आपने उसका बिल अदा किया, उसकी पेमेंट कंपनी ने कर दी, लेकिन ये फुली एग्जाम्प्ट कब होगा? अगर ये फॉर ऑफिशियल यूज होगा। पहले हमने फुली टैक्सेबल में पढ़ा था, फुली टैक्सेबल में इंटरनेट यूजेज बिल, इंटरनेट आप यूज करें उसका बिल कंपनी पे कर दे, या बिल आप पे करें कंपनी उसके पैसे दे दे आपको, रीइंबर्स कर दे, वो फुली टैक्सेबल है। अगर वो जाती काम के लिए इंटरनेट यूज किया है, तो ये इंटरनेट यूज किया आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो इंटरनेट यूजेज बिल अगर रीइंबर्स होगा तो ये फुली एग्जाम्प्ट होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स ओन इंस्टीट्यूशन, इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। एम्प्लॉयर ने अपना एक तालीमी इदारा बनाया हुआ है, या जो लोग स्कूल कॉलेजेस में जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब करते हैं, वहाँ पर उनको सहूलत होती है कि वो अपने बच्चों को फ्री तालीम दिलवा सकते हैं। तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयर अपने ही तालीमी इदारे में अपने एम्प्लॉय के बच्चों को तालीम की फ्री सहूलत दे रहा है। अक्सर देखें स्कूल जो है वो अपने टीचर्स को कहते हैं भाई आपके जो बच्चे होंगे उनकी फ्री एजुकेशन यहाँ पर होगी। अब वो जो फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है एम्प्लॉयर के अपने इंस्टीट्यूशन में। एम्प्लॉयर कौन है? किसी तालीमी इदारे का मालिक है, किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को रन कर रहा है, तो वो जितने भी चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ को देगा ना, उसकी जितनी भी वैल्यू बनेगी वो फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद जी फ्री चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी हो गया जी। सब्सिडाइज्ड, ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया है, और फ्री लंच और कूपन्स और डिनर कूपन्स प्रोवाइडेड बाय होटल्स टू देयर एम्प्लॉयज। होटल वाले जो अपने मुलाजमीन को ये सहूलत देते हैं ये फुली एग्जाम्प्ट है। सस्ता खाना दे देना, फ्री खाना दे देना, डिनर के, लंच के कूपन दे देना मुलाजमीन को, ये फुली एग्जाम्प्ट है। इसी तरह मैंने एक और बताया था इसके हवाले से ही, वो तो फुली टैक्सेबल में आ गया ना, होटल का बिजनेस नहीं होगा तो फुली टैक्सेबल है। होटल का बिजनेस अदर देन होटल है तो फिर फुली टैक्सेबल है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं फुली एग्जाम्प्टेड आइटम्स। तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी मैंने बताया था, लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है, दोबारा यहाँ पर लिख लें, लॉजिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय होटल्स। होटल वाले अपने मुलाजमीन को रिहाइश और खाने की सहूलत, लॉजिंग एंड बोर्डिंग की सहूलत जो देते हैं प्रोवाइडेड बाय होटल्स, ये फुली एग्जाम्प्ट है, ये बेनिफिट भी फुली एग्जाम्प्ट है।
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है जी? सुपर एनुएशन के लिए, उसकी रिटायरमेंट के फंड के हवाले से या उसकी पेंशन के हवाले से। तो एक एम्प्लॉय के लिए उसका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन देगा ना, देखिए ना कि हम एम्प्लॉय है ना, मिस्टर अहमद इकबाल एक एम्प्लॉय है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर अहमद इकबाल का जो एम्प्लॉयर है, जहां पर मिस्टर अहमद जॉब कर रहा है, वो जो उसका ऑनर है, जो उसका एम्प्लॉयर है, वो क्या कर रहा है? अपने मुलाजमीन के फायदे के लिए, सुपर एनुएशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, उसकी पेंशन के लिए रकम जमा करवा रहा है। भाई ऐसी रकम जो पेंशन के लिए या रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के लिए जमा करवाई जाती है, एम्प्लॉय के लिए जमा करवाई जाती है, ये फुली एग्जैम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जी रीलोकेशन अलाउंस। रीलोकेशन अलाउंस क्या होता है कि जब किसी इंप्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जब किसी इंप्लॉय को एक शहर से दूसरे शहर में, एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस ट्रांसफर के लिए उसको इजाफी रीलोकेशन अलाउंस उस महीने दिया जाता है। उस महीने सिर्फ एक महीने। क्यों? क्योंकि उसने अपना सारा सामान उठाकर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, कंपनी तो उसे सैलरी दे रही होती है ना। तो जिस महीने उसकी ट्रांसफर होती है, उस महीने उसे एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, रीलोकेशन अलाउंस, ताकि वो नई जगह पर जाकर अपना सारा सामान ट्रक्स पर या ट्रांसपोर्टेशन जो भी खर्च करके उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा, तो उसका खर्चा इजाफी होगा उस पर, तो उसको उस महीने सैलरी में रीलोकेशन अलाउंस मिलता है। वो रीलोकेशन अलाउंस क्या होता है? फुली एग्जैम्प्ट होता है। लीव एनकैशमेंट प्रीपेरेटरी टू द रिटायरमेंट। लीव एनकैशमेंट प्रीपेरेटरी टू द रिटायरमेंट। लीव एनकैशमेंट प्रीपेरेटरी का मतलब ये है जी कि एम्प्लॉयज को पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर में, प्रिपरेशन से प्रीपेरेटरी है, एम्प्लॉयज को पब्लिक सेक्टर में, सरकारी महकमों में खास तौर पर रिटायरमेंट से पहले 2 महीने की ना छुट्टी मिलती है, इजाजत होती है कि आप 2 महीने की छुट्टी कर सकते हैं रिटायरमेंट से पहले। क्यों? प्रिपरेशन करना किसकी? रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट की तैयारी के लिए। क्या मतलब? रिटायरमेंट की तैयारी का मतलब क्या है? रिटायरमेंट की तैयारी का मतलब ये है कि 2 महीने पहले आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जब आप रिटायर होते हैं ना, तो उस वक्त अगर आपने बेनिफिट्स जो लेने होते हैं ना, प्रोविडेंट फंड के, ग्रेचुटी फंड के, पेंशन के, इनको कैश करवाने के लिए आपको नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि आपने जो अब तक सर्विस की है उसका सर्टिफिकेट लेकर आना है, आपने सैलरी स्लिप्स जमा करवानी है, आपने अपनी ACRs मुकम्मल करवानी है, सर्विस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पे वक्त लगता है। तो ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय जॉब से रिटायर हो, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बनाए, उसमें 2-4 महीने लग जाएँ, 2-4 महीने तक, तब तक उसे पेंशन नहीं मिलेगी। सैलरी तो जिस दिन वो रिटायर हो जाए उस दिन सैलरी खत्म हो जाएगी, सैलरी नहीं मिलेगी। उसके बाद उसे पेंशन स्टार्ट करवाने के लिए सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो ये ना हो गया रिटायर होने के बाद वो 4-6 महीने जलील होता रहे कि भाई कब मेरी रिटायरमेंट पेंशन मेरी शुरू होगी। तो इसलिए उसे 2 महीने पहले से छुट्टियां मिल जाती हैं कि वो 2 महीने पहले छुट्टियां कर सकता है अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए, तैयारी के लिए। अगर वो नहीं करता तो उसको उसके पैसे भी एनकैश कर दिए जाते हैं। तो जो 2 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, अगर वो ना करे तो उसको उस 2 महीने की भी लीव क्या मिल जाती है? एनकैश हो जाती है, उसके पैसे भी नकद मिल जाते हैं। तो ऐसी लीव एनकैशमेंट क्या होती है? फुली एग्जैम्प्ट है। जो प्रीपेरेटरी टू द रिटायरमेंट हो, वैसे लीव एनकैशमेंट टैक्सेबल है। वैसे आपको छुट्टियां एनुअली मिलती हैं, वो आप नहीं करते, वो एनकैश करवा लेते हैं, वो टैक्सेबल हैं। लेकिन प्रीपेरेटरी टू द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की तैयारी के लिए जो छुट्टियां मिलती हैं, अगर आप वो नहीं करते, उसको एनकैश करवा लेते हैं, तो ये फुली एग्जैम्प्ट है।
लीव एनकैशमेंट आफ्टर जून 2020। आप जो इस बार न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम जो समझ रहे हैं, मैंने शुरू में बताया था टैक्स ईयर, देखें ज़रा शाबाश, जहाँ से जिस दिन से हमने फॉर्मेट शुरू किया हुआ है, ये फॉर्मेट के लिए मैंने कहा था अलग रजिस्टर रखिएगा, अलग तरतीब से नोट्स बनाइएगा, दरमियान में कोई लेक्चर और ना लेकर आइएगा अगर चाहते हैं कि नोट्स बन जाएं और आप फॉर्मेट अच्छी तरह प्रिपेयर करके अपना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जब मैंने इन प्रॉब्लम स्टार्ट करवाई थी ना, वहाँ ज़रा चलें शाबाश, मैंने ऊपर 5 हेडिंग लिखवाई थी आपको। सबसे ऊपर लिखवा था जी मिस्टर अहमद इकबाल, जो कि एक सैलरीड इंडिविजुअल है, और मैंने कहा था जी आपके सिलेबस में सैलरीड इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल हैं। फिर टैक्स ईयर बताया जी 2020, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2020। रेजिडेंशियल स्टेटस हमेशा रेजिडेंट होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल होगा। ये लिखा हुआ है लीव एनकैशमेंट आफ्टर जून 20। आप तो जून 20 तक कर रहे हैं ना, जून 20 के बाद जो कुछ होगा वो जून 21 में जाके, वो 2021 के टैक्स ईयर में जाकर चार्ज होगा, वहां के टैक्सेबल इनकम में चार्ज होगा। तो जो लीव एनकैशमेंट आफ्टर जून 20 है ना, 2020 है, वो क्या होगा, फुली एग्जैम्प्ट होगा। जो लीव एनकैशमेंट जून 2020 के बाद की है वो नेक्स्ट ईयर में चार्ज होगी, वो इस साल चार्ज नहीं होगी। उसके बाद जी अमाउंट रिसीव्ड फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। जो वर्कर पार्टिसिपेशन फंड कंपनी मेंटेन करती है ना, आपको उस फंड से रकम मिली है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड। जो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, उस फंड को मेंटेन किया जाता है एम्प्लॉयज़ की कंट्री पार्टिसिपेशन के लिए, एम्प्लॉयज़ की हेल्प के लिए। अगर आपको कोई ऐसी रकम मिली है वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में से, तो इस रकम का मिलना बेशक आपको फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये फुली एग्जैम्प्ट है। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड कंपनी मेंटेन करती है वर्कर्स के फ़ायदे के लिए, उनके बेनिफिट के लिए अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा 0.1%, 0.2%, 0.3%, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट की ख़ास परसेंटेज मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए रख देती है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनको अदा कर दिया जाए। अगर किसी एम्प्लॉय को अगर ये रकम आप अदा कर देते हैं तो ये बेनिफिट फुली एग्जैम्प्ट होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को मिलेगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी और अदर देन ट्रांसपोर्ट कंपनी, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करे या ट्रांसपोर्ट कंपनी के अलावा कोई कंपनी प्रोवाइड करे, जो पिक एंड ड्रॉप है ना, पिक एंड ड्रॉप कहते हैं जो दफ्तरी पर्पस के लिए, दफ्तर ले जाना और छोड़ कर जाना, वैसे नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं पिक एंड ड्रॉप, ये सिर्फ ऑफिस लेकर आना और छोड़ने जाने की फैसिलिटी है। ये कोई भी कंपनी अपने मुलाजमीन को प्रोवाइड करेगी तो फुली एग्जैम्प्ट होगी। कोई भी कंपनी अपने मुलाजमीन को जो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये फुली एग्जैम्प्ट होती है। ट्रैवलिंग अलाउंस ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़, दफ्तरी मकासद के लिए आप कहीं ट्रैवल करते हैं, उस ट्रैवलिंग के बदले में आपको अलाउंस मिलता है, दैट अलाउंस इज़ फुली एग्जैम्प्ट। परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, परमानेंट विदड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है जी? प्रोविडेंट फंड क्या होता है?
पढ़ा है ना हमने कि हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसे कटते हैं, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, फिर एम्प्लॉयर हर एम्प्लॉय के नाम का एक सेपरेट अकाउंट, हर एम्प्लॉय के नाम का एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवा देता है। वहाँ ये पैसे जमा होते रहते हैं और इस पर कॉन्टीन्यूसली प्रॉफिट मिलता रहता है, कॉन्टीन्यू टू एक्यूमुलेट प्रॉफिट इस पर जमा होता रहता है। और ड्यूरिंग सर्विस भी और सर्विस के एंड पर भी ये पैसे एम्प्लॉय को अदा कर दिए जाते हैं। ड्यूरिंग सर्विस भी अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो दरखास्त देकर ये पैसे ले सकता है। मेरी बात जरा समझिएगा, प्रोविडेंट फंड एक ऐसी अमाउंट है जो आप ड्यूरिंग सर्विस जॉब अभी कर रहे हैं ना, आपको पता होता है। अब हर महीने हमें जब सैलरी मिलती है तो ऊपर लिखा होता है हमारा प्रोविडेंट फंड अब तक कितना जमा हो चुका है हर महीने, क्योंकि पैसे करते हैं 4-4.5 हज़ार रुपये मेरी सैलरी में से करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, वैसे बाय रूल तो करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हमारे ही पैसे कटते हैं, उसको गवर्नमेंट कहीं कहते हैं हमने इन्वेस्ट कर दिया जी, उनको हमने माल रोड पे या फलां जगह पर एक फैक्ट्री लगाई है या हमने बिल्डिंग्स लेकर उसको किराए पर दिया हुआ है, हमने इसको इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से प्रॉफिट मिलता है जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं। वो हर महीने बताते हैं भाई आपके इतने पैसे जमा हो गए, इतने पैसे जमा हो गए। एम्प्लॉय जब चाहे ना ये रकम विदड्रॉ कर सकता है, दरख्वास्त देकर ये रकम ले सकता है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आप जो रकम निकलवाएंगे ना वो आपको 3 सालों में किस्तों के साथ वापस करनी पड़ेगी। हर जितनी भी अमाउंट निकलवाएंगे उसकी गवर्नमेंट 3 साल की किस्तें कर देगी, वो हर महीने सैलरी में से काट कर वापस करना पड़ेगा। हुकूमत ये इजाज़त नहीं देती कि आप मुस्तकिल तौर पर पैसे निकलवा लें, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की एज 50 साल या उससे ज़्यादा हो जाती है, 50 साल या फिर उसे इजाज़त है कि वो मुस्तकिल तौर पर प्रोविडेंट फंड के पैसे निकलवा ले, फिर उसको वापस 50 साल से पहले अगर कोई एम्प्लॉय निकलवाएगा तो उसको ये पैसे 3 साल की किस्तों के साथ वापस करने पड़ेंगे। अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी का नहीं इंटरेस्ट नहीं होगा, अपने ही पैसे लेने हैं ना आपने, उस पर कोई सूद नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी का 5 लाख जमा हो गया है, वो कहते हैं यार 5 लाख मैं निकलवा लूँ, मैं आपको कोई काम शाम कर लेता हूँ, वो 5 लाख दरख्वास्त देकर निकलवा लेता है, लेकिन ये 5 लाख उसको हर महीने 5 लाख को 36 पे तकसीम किया जाएगा, जितनी किस्त बनेगी वो 3 सालों में आपको हर महीने सैलरी में से कट कर वापस, प्रोविडेंट फंड अलहदा कटेगा, ये पैसे अलहदा वापस करने पड़ेंगे ताकि 3 साल बाद आपके पैसे वापस उतने हो जाएं। हुकूमत ये चाहती है कि लोगों के पैसे महफूज रहें, ये ना लोग निकलवा के उसे खर्च करते रहें, ज़ाया करते रहें और रिटायरमेंट के वक्त उनके पास कुछ होना या मुश्किल के वक्त कुछ ना हो। इसलिए वो 50 साल से पहले आपको परमानेंट पैसे निकलवाने की इजाज़त, लेकिन अगर कोई परमानेंट पैसे निकलवा लेता है 50 साल या उसके बाद की एज में तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। तो इसकी जो विदड्रॉ अमाउंट आपने करवाई है वो आपकी अपनी अमाउंट है, वो कोई अलहदा से इनकम तो है नहीं, कोई सेपरेट इनकम तो है नहीं है, तो वो फुली एग्जैम्प्ट है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बेटा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, वैसे जो ये मेडिकल में भी हमने डिस्कस करना था लेकिन अलग से भी देख लें। अगर कंपनी ने आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाई हुई है, कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने अपने कई इदारों के मुलाजमीन की मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी कि भाई फ़लाँ कंपनी से हम आपकी इंश्योरेंस करवा देते हैं, हर महीने आपकी सैलरी में से इतने पैसे कटेंगे, इतने हम डालेंगे और उस हॉस्पिटल में उस इंश्योरेंस कंपनी को जमा करवा देंगे। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉय अगर कभी बीमार हो जाता है या उसको कोई ऑपरेट करवाना पड़ता है तो वो वहाँ से जाकर मेडिकल एमरजेंसी ले सकता है। रेगुलर चेकअप नहीं करवा सकता, मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में उन हॉस्पिटल से फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो कंपनी आपका मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रही है, इंश्योरेंस आपकी हुई है, कंपनी उसकी पेमेंट कर रही है, ऐसा बेनिफिट फुली एग्जैम्प्ट होगा। क्लियर हो गया जी। इनकम फ्रॉम सैलरी की आखिरी आइटम है बेटा सैलरी रिसीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल कोई दुबई में जॉब कर रहा है, कोई सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहा है, कोई यूएसए में जॉब कर रहा है, कोई यूके में जॉब कर रहा है। अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में जॉब करता है और वहां से सैलरी लेता है तो ये नहीं कि सैलरी का लफ्ज़ आ गया तो अब आपने कहना जी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, टैक्सेबल होगा। अगर कोई आउटसाइड पाकिस्तान जॉब करता है और वहां से सैलरी लेता है और पैसे पाकिस्तान लेकर आता है
तो उसकी वो सैलरी फुली एग्जैम्प्ट होगी। वो सैलरी जो आउटसाइड पाकिस्तान जॉब करने की वजह से, वो बेशक ऑनलाइन जॉब कर रहा है, वो हफ्ते में एक दिन जॉब कर रहा है, उनका घर बैठ के काम कर रहा है, बाहर के मुल्क से जो सैलरी आएगी ना, सैलरी रिसीव बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब मुलाजमत के नतीजे में आउटसाइड पाकिस्तान, वो मुलाजमत जो आप पाकिस्तान से बाहर कर रहे हो, जो भी सैलरी मिलेगी वो फुली एग्जैम्प्ट होगी। अब तक हमने स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक सैलरी से लेकर अब तक जो कुछ भी डिस्कस किया है, ये वो सब बेनिफिट्स हैं, ये वो सब बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा था कि देखें, आप जब सैलरी के बारे में सुनते हैं ना, तो सैलरी एक बड़ा छोटा सा लफ्ज समझते हैं कि सैलरी का मतलब है हर महीने जो रकम एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दे देता है। अब आपने देखा कहां से हम बेसिक सैलरी से शुरू हुए और कितने बेनिफिट्स हैं, कितनी वो अमाउंट्स हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। कितनी किस्म के बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स इनकम फ्रॉम सैलरी में आते हैं। अब ये नहीं है कि हर कंपनी हर बेनिफिट प्रोवाइड कर देगी, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हर बेनिफिट प्रोवाइड कर देगी। कुछ कंपनियां एक बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, दूसरा नहीं प्रोवाइड करती, ग्रेचुटी प्रोवाइड करती हैं, प्रोविडेंट फंड नहीं प्रोवाइड करती, मेडिकल इंश्योरेंस करवा देती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड नहीं करती, कुछ कंपनियां कन्वेंस ही प्रोवाइड नहीं करती, कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देती हैं। फिर जो आपने अलाउंसेस पढ़े हैं, कुछ रिटर्न टिकट, कुछ LFA दे देती हैं, लीव फेयर असिस्टेंस कुछ नहीं देती, कुछ पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे देती हैं, कुछ नहीं दे देती। तो हमने ओवरऑल बेनिफिट्स पढ़े हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 में है। इनकम टैक्स के कानून में इनकम फ्रॉम सैलरी की जो मुख्तलिफ टाइप्स लिखी हुई है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी की जो मुख्तलिफ टाइप्स लिखी हुई हैं, हमने उनको डिस्कस किया है। तो आपके पास जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें 20-25 अमाउंट्स होंगी, उन अमाउंट्स में से आपने देखना है भाई ये इनकम फ्रॉम सैलरी की कौन सी है, क्योंकि उसमें जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी भी होगी, प्रॉपर्टी भी होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी होगा, कैपिटल गेन भी होगा, अदर सोर्सेज भी होगा। आपको ढूंढना है कि इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी कौन सी है, प्रॉपर्टी कौन सी है, बिजनेस कौन सी है, फिर उसकी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। तो यहां तक हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, जो अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखते जा रहे थे ना, बेसिक सैलरी से शुरू होकर जो अब तक अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखते जा रहे थे, वो आपकी इनकम है जिस पर टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स, अभी टैक्स नहीं निकालना, अभी तो बाकी सारी इनकम को ऐड करना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर बिजनेस पे जाएंगे, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेज। यहां तक आपने टोटल करना है, यहां तक जितनी भी इनकम आपने लिख ली है ना, उसका इस तरह से टोटल करना है और लिखना है यहां पर टोटल सैलरी इनकम, कि अब तक आने वाली टोटल सैलरी इनकम सिर्फ आउटर कॉलम का टोटल करना है। ये अब तक आने वाली सैलरी इनकम होगी, जो आप आउटर कॉलम में लिखते जा रहे हैं, ये अब तक आने वाली सैलरी इनकम होगी। तो सैलरी इनकम का टोटल आपने करना है। सैलरी इनकम क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, हम क्योंकि सैलरीड इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, तो सैलरीड इंडिविजुअल के जब आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपने सैलरीड इंडिविजुअल के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल सैलरी इनकम को फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको कुछ इलिस्ट्रेशन दे रहा हूं जो आपने घर से प्रैक्टिस करनी है, जिनका ताल्लुक इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ है। बुक्स अपने निकाले, मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर बताऊं, आप अगर बुक नहीं है अभी तो आप इसे अपने रजिस्टर्स पर लिख रहे हैं, ये सब करके आनी है आपने नेक्स्ट क्लास में, ताकि अब तक किया हुआ इनकम फ्रॉम सैलरी का जो काम है वो आप लोग कर सकें, समझ आ जाए उसे प्रैक्टिकली किस तरह करना है। फॉर्मेट मैंने बता दिया, डबल लाइन लगानी है, एक इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम, जो अमाउंट टैक्सेबल होगी उसे आउटर कॉलम में लिखते जाना है। बुक जरा मुझे दिखाएं शाबाश, मैं आपको बताऊं भाई कौन कौन से पेज नंबर पर कौन कौन सी इलिस्ट्रेशन आपने अब तक करनी है। बुक का पेज नंबर इलिस्ट्रेशंस का मोज़म मुगल की बुक है जी, इस पे इलिस्ट्रेशन नंबर इलिस्ट्रेशन नंबर 5 से देखना शुरू करें। छोटी छोटी इलिस्ट्रेशन हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-4 घंटे घर जाके मेहनत कर लेंगे इलिस्ट्रेशंस पर,
तो इजीली आपका बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएगा। पेज नंबर 76 पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, पेज नंबर 76 से शुरू हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, एक एक स्टेप की इलस्ट्रेशन है, 2-2, 4-4 मिनट में होने वाली इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10 सिंगल सिंगल आइटम को डिस्कस किया गया इसमें। 11, 13, 14, 15 14, 15, 16, 17, अब ये लेंथी है थोड़ी, 16 से ऑनवर्ड थोड़ी लेंथी हो जाएंगी। लेंथी क्या, 4-4, 5 ट्रीटमेंट इसमें आ जाएंगी। 17 से ऑनवर्ड, 16 से ऑनवर्ड जरा थोड़ी लेंथी हो जाएंगी। 16, 17, 18, 19 और 18 तक, सॉरी 18 तक, 18 तक बेटा, 18 तक आप 5 से लेकर 18 तक एक एक स्टेप किए हैं, बस एक एक स्टेप किए हैं। 2-4 मिनट से ज़्यादा, 2-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एक इलस्ट्रेशन को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6 से लेकर 18 तक आपने करके आनी है। अगर करके आएंगे सैटरडे को तो इजीली आप नेक्स्ट पोर्शन पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह ताला।